नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। आप लोग का स्वागत है 5 PM मयंक पुरवाल शो में, होलिस्टिक टॉक शो में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है हमारे सेशन को, लगातार इतने व्यूज आ रहे हैं, लगातार लोग शेयर कर रहे हैं और कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन सबको लेके ही हम लगातार नए नए टॉपिक्स भी लाते हैं, जो आप क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग बात करते हैं और तमाम एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और आज का जो डिस्कशन है, जो आज की बातचीत है, आज का जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, वो है किडनी को लेके। किडनी के बारे में जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, एक्सट्रैक्टरी यूरिनरी सिस्टम का, या हम बोले कि एक्सट्रैक्टरी सिस्टम का एक जरूरी ऑर्गन है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे शरीर में निभाता है। बहुत ही विस्तार से तो आपको एक्सपर्ट सभी आ रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें बताएंगे। तो किडनी की जो जिम्मेदारियां हैं, किडनी अपनी अच्छे से निभाती है और हमें भी किडनी के प्रति जो जिम्मेदारियां वो निभानी है। तो इन सब पे हम बात करेंगे कि क्या किडनी अपनी जिम्मेदारी निभाती है और क्या हम कर सकते हैं किडनी को लेके, क्योंकि आजकल इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। लोग जानकारी में लोग आते हैं, किसी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, किसी की किडनी काम करना बंद हो रही है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कुछ, किसी की किडनी सिकुड़ रही है और बहुत इश्यूज है। आज की लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं किडनी इश्यूज को बढ़ा रही है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर जितेंद्र जिंजी, जो कैथल में आयुर्वेद हॉस्पिटल में CMO हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के गवर्नर ऑफ हरियाणा के मेंबर भी हैं। और डॉक्टर अजय जोशी, आप अच्छे से भली बातें परिचित हैं। आयुर्वेद और होलिस्टिक हेल्थ का जो एक संगम है आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और अपने दोनों महानुभावों को पुकारते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, तो सबसे पहले जितेंद्र जी से ही समझ लेते हैं कि किडनी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किडनी को हम कैसे धोखा दे रहे हैं। किडनी क्या कर रही है, किस तरीके से हम लोग किडनी का फायदा उठाते हैं और कैसे हमें क्या करना है। जी देखिए, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका फिल्ट्रेशन का काम है। जितने भी विजातीय पदार्थ है शरीर में से, ब्लड में से प्यूरिफाई करके उनको बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। तो किडनी को ठीक करने के लिए बहुत सी जरूरी चीजें हैं जो हमारे खान पान का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें आयुर्वेद के हिसाब से यदि चलेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन करते हुए चलेंगे, तो आप अपने जो किडनी है या गुर्दे हैं या वृक्क है, उनको अच्छे तरीके से हेल्दी रख पाएंगे। तो आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका उपयोग हमें करना चाहिए। सबसे मेन कारण ये है कि आजकल किडनी या रीनल फेलियर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी एक्सेसिव यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐसी हैं जो मेटेलिक भस्में वगैरह होती है, अपक्का भस्म वगैरह ले लेते हैं, तो उससे भी किडनी पे साइड इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें यत्र सर्वत्र बचना चाहिए कि अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन ना ली जाए। विशेष रूप से जो रस औषधियां हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से किसी कुशल वैद्य के निरीक्षण में परीक्षण प्रयोग करना चाहिए। और जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है उनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, ना केवल किडनी बल्कि लीवर और अन्य भी ऑर्गन्स पे वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ योगिक क्रियाएं हैं जो दैनिक जीवन में यदि आप अपनाएंगे तो आप अपने गुर्दों की या किडनी की कार्यशीलता को मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है। और यदि आप उनको मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको वो योगिक क्रियाएं जरूर जीवन में अडेप्ट करने लेनी चाहिए। और इनमें सबसे श्रेष्ठ क्रिया है कपालभाति। तो कपालभाति की आप 100 स्ट्रोक, 50 स्ट्रोक, जितनी आपकी कैपेसिटी है, धीरे धीरे इनको बढ़ाइए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है किडनी की कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए। और कई बार पेशेंट्स आजकल रीनल सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डायलिसिस पे होता है पेशेंट। और बड़ी पेशेंट्स में ये दिक्कत रहती है, वो ये समझते हैं कि क्या डायलिसिस से बचाया जा सकता है। डेफिनेटली डायलिसिस को धीरे धीरे करके हम रिमूव कर सकते हैं और ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन के लेवल को नीचे लेकर आ सकते हैं। और हमने सैकड़ों मरीजों को योग व आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीट किया है और बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं आयुर्वेद में किडनी में।
तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो विशेष रूप से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आपके आसपास बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां खड़ी रहती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती, जैसे कि गोक्षुर एक बहुत इजीली अवेलेबल चीज है, जिसको राजस्थान में भोंकड़ा बोल देते हैं। तो उसकी मेडिसिन भी बनती है आयुर्वेद में, गोक्षुर आदि गूगल आती है, और गोक्षुर का आप कवाथ भी बना के पी सकते हैं। किडनी के लिए रामबाण औषधि है गोक्षुर। तो गोक्षुर को आप कैसे प्रयोग करना है, उसका डिकॉक्शन बना लीजिए। जैसे आप 10 ग्राम गोक्षुर लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको छान के पी सकते हैं सुबह। ये किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए जबरदस्त मेडिसिन है। तो गोक्षुर हमारे यहाँ आम खड़ी रहती है, खासकर जो रुक्ष एरिया है जहाँ पानी की कमी रहती है वहां आसानी से मिल जाती है। उसके साथ साथ पुनर्नवा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। पुनर्नवा जिसको बोलते हैं इटसिट बोलते हैं पंजाबी में, और हरियाणा में गदबड़ भी बोल देते हैं। बड़ी आम खड़ी रहती है, आप जहाँ जाएंगे खेतों में आम खड़ी रहेगी। तो ये खरपतवार के रूप में पैदा होती है। तो पुनर्नवा इतनी जबरदस्त किडनी के लिए इफेक्टिव है, ना केवल किडनी बल्कि लीवर की भी फंक्शनिंग इंप्रूव करती है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा में पुनर्नवा मंडूर भी आती है, जैसे गोक्षुर आदि गूगल बनती है, तो इसी प्रकार से पुनर्नवा मंडूर एक आयुर्वेदिक औषधि है जो किडनी की कार्यशीलता को बढ़ाने में काम करती है। तो पुनर्नवा को भी आप इसी रूप में, पहले हमारे यहाँ आम प्रचलन था कि जब भी हम सब्जी बनाते थे या दाल बनाते थे उसमें पुनर्नवा के पत्ते डाल देती थी पुराने समय में माताएं बहनें, और पुनर्नवा की सब्जी भी बहुत अच्छी बन सकती है। तो पुनर्नवा को आप अपने जीवन में आत्मसात कीजिए तो आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कभी भी कोई व्याधि आएगी नहीं। यदि आपका ब्लड यूरिया या सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे डाउन आ जाएगा। तीसरी एक बहुत कारगर आयुर्वेदिक औषधि या आम अवेलेबल रहती है, वो है मक्की भुट्टा। जो आजकल मक्की खाते हैं ना, मक्की हिमाचल में बहुत होती है, हमारे हरियाणा पंजाब में भी खूब होती है। तो मक्की के जो हेयर्स होते हैं, उसके जो बाल होते हैं, वो बहुत जबरदस्त किडनी को फंक्शनिंग इंप्रूव करने में कारगर है। क्योंकि किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन, जिस नेफ्रॉन ने ही सारा काम करना है, तो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए मक्की के बालों का बहुत अच्छा उपयोग देखा गया है। तो मक्की के बालों की चटनी बना के खाई जा सकती है, या मक्की के बालों को, जैसे मैंने बताया, 10 ग्राम बाल 1 गिलास पानी में उबालें और उसको क्वाथ बना के भी पिया जा सकता है। तो बहुत से पेशेंटों को मैंने देखा है कि केवल मक्की के बाल प्रयोग करने से ही, हेयर सिल्क स्कोन प्रयोग करने से ही वो डायलिसिस से बच चुके हैं। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हेयर मतलब मक्की के बालों को आप जरूर प्रयोग कीजिए। इसकी चटनी बना के खाइए इसको, या कवाथ बना के खाइए, या इसका अन्य किसी भी रूप में सब्जी वगैरह में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने चीजें बताई, गोक्षुर, पुनर्नवा और मक्की के बाल। उसके साथ साथ एक वरुण का पेड़ होता है, वरुण आदि क्वाथ के नाम से आयुर्वेद में एक आयुर्वेदिक औषधि भी आती है, वरुण आदि क्वाथ। तो वरुण आदि क्वाथ का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। वरुण आदि क्वाथ इतने अच्छे तरीके से किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव करता है, विशेष रूप से जो डायलिसिस पे पेशेंट है उनके लिए बहुत कारगर है। तो वरुण आदि क्वाथ भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे गोक्षुर, पुनर्नवा और वरुण, इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लें। जैसे 5-5 ग्राम गोक्षुर, वरुण और पुनर्नवा, इन तीनों को 5-5 ग्राम में लेके 15 ग्राम का इनका एक मात्रा हो गई। तो आप 1-1.5 गिलास पानी में 15 ग्राम इसको बॉईल कीजिए, और जब आधा गिलास रह जाए तो इसको पी लीजिए। इसमें पीपल के पत्तों का भी अच्छा योगदान देखा गया है, या पीपल की छाल का भी अच्छा योगदान देखा गया है किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए। तो इनका भी, और नीम की छाल का भी आप कभी कभार प्रयोग कर सकते हैं इस डिकॉक्शन में, इस क्वाथ में। और कई बार पेशेंट्स आते हैं कि किडनी श्रिंक हो जाती है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाती है, किडनी एक प्रकार से छोटी पड़ जाती है, साइज में घट जाती है। तो उसका साइज इंप्रूव करने के लिए भी आयुर्वेद में मूली का शार, श्वेत परपटी या जोखार, ये बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। इनको किस रूप में प्रयोग करें, जैसे 1 गिलास पानी में आप 50 मिलीग्राम जोखार डेली दिन में 1 या 2 बार पीजिए। तो ये जबरदस्त तरीके से किडनी की जो श्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, जो किडनी बैठ जाती है, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। और उसके साथ साथ आयुर्वेद में बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, जैसे हजरल यहूद भस्म है, वो किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और विशेष रूप से जो ये मैंने सारे उपाय बताए, ये किडनी की डायलिसिस से भी बचाएगा, किडनी का ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन भी घटाएगा, और किडनी की फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करेगा। उसके साथ साथ ये, जिनको रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है, गुर्दे में पथरी बन जाती है, या पेशाब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है,
तो उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा ये। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने आपको बताई, इनका आप प्रयोग करना सीखें, और ये आपके आसपास यत्र सर्वत्र मिल जाएगी। अब किसी पंसारी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप किसी किसान से या किसी माली से संपर्क करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये गोक्षुर है या गोखरू है या भोंकड़ी है या पुनर्नवा है, ये इटसिट है या वरुण का पेड़ आसानी से मिल जाता है, कहीं भी खड़ा पीपल की छाल भी आसानी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से मक्की के बाल तो बड़े इजीली अवेलेबल चीजें हैं, इसका प्रयोग आप करना सीख लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, इसके पीछे कारण है कि हैवी किडनी की जो फिल्टरिंग का प्रोसेस है, जो मेम्ब्रेन है, जिसने नेफ्रॉन की मेम्ब्रेन है जिसने फिल्टरिंग करनी है, वो कई बार कमजोर पड़ जाती है और प्रोटीन उसमें से निकलने लग जाता है, तो यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे यूरिन चेक कराएंगे तो उसमें +2 +3 +4 प्रोटीन आने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है। और उसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज की वजह से भी किडनी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। तो इन कारणों को ध्यान में रखिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पे विशेष रूप से किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, तो आप ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिसिन रखें और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। और उसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन्स का प्रोटीन्स डाइट है, अगर आपको प्रोटीन लॉस होने लग जाता है यूरिन से, तो प्रोटीन वाली डाइट थोड़ी हमें कम करनी पड़ेगी। और जो क्रिएटिनिन बढ़ता है वो एक प्रकार से जो हमारे मसल्स हैं शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, वो मसल्स में ही क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं मसल्स का। और जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करना, फिजिकल वर्क करना, तो इसीलिए किडनी के पेशेंट्स में एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क अवॉइड किया जाता है। या एक्सेसिव फीवर हो जाना, फीवर से भी एक प्रकार से हमारे मसल्स में तनाव उत्पन्न होता है और वो भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ाने का काम करता है। इसलिए किडनी के पेशेंट्स को फीवर से और इससे एक्सरसाइज से अवॉइड की जाती है। लेकिन कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये योगा क्रिया आप कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है किडनी की प्रॉब्लम में। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और विशेष रूप से सीवरिंग से बचना होता है। किडनी के पेशेंट को एक्सेसिव ठंड लगती है, थोड़ा सा पंखा चलेगा तो उसको ठंड लगने लग जाएगी, कांपने लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि उसको सीवरिंग से बचाना है, क्योंकि जितनी ज्यादा सीवरिंग होगी, मसल्स का एक्सेसिव यूज होगा, क्रिएटिनिन उतना ज्यादा ही मसल्स में बढ़ेगा और वो क्रिएटिनिन फिर ब्लड में जाके ब्लड क्रिएटिनिन लेवल को या ब्लड यूरिया लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और खान पान में विशेष रूप से जो मूंग की दाल है वो बहुत इफेक्टिव है। मूंग की दाल किडनी के पेशेंट बड़ी आसानी से खा सकते हैं और उनको खानी भी चाहिए। बाकी जो भी नॉर्मल सब्जी रोटी आसानी से किडनी का पेशेंट खा सकता है, लेकिन कई बार प्रोटीन रिच डाइट इसमें अवॉइड करनी पड़ती है अगर प्रोटीन लॉस हो या ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप डायलिसिस पे हैं, आपकी डायलिसिस की क्रिया चल रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप योग व आयुर्वेद की शरण में जाइए, धीरे धीरे आपकी डायलिसिस 102% छूट सकती है। मैंने ब्लड यूरिया जिनका 200 से ऊपर था या सीरम क्रिएटिनिन 12 या 14 था, वो पेशेंट भी डायलिसिस से अवॉइड करके आज आयुर्वेदिक मेडिसिन और खान पान के आहार विहार के सारे ही बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कई बार कर्मज व्याधि भी होती है, कर्मों का जो लेख होता है वो भी कई बार मैटर करता है। तो इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं आयुर्वेद में। और यदि आप आयुर्वेद और योग को अपनाएंगे तो आपकी किडनी की समस्याओं को आप बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब जहां तक बात आती है फ्रूट्स की, आप कोई भी फ्रूट्स अच्छे से किडनी के लिए खा सकते हैं। गन्ने का रस विशेष रूप से, यदि आप डायबिटिक नहीं है तो किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से मूली का रस भी बहुत अच्छे से किडनी के लिए इफेक्टिव है। तो गाजर का जूस भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है किडनी के लिए। तो इस प्रकार से इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। फ्रूट्स आप जो मर्जी खाएं, लेकिन आपको किन चीजों से बचना है? आपको एक्सेसिव शुगर से बचना है, फास्ट फूड से बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है, ड्रिंक से बचना है, अल्कोहल से, विशेष रूप से शराब का आप यदि प्रयोग करते हैं तो उससे आपको जरूर छोड़ देना चाहिए। यदि आप स्मोकिंग करते हैं उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल आप अपना मेंटेन रखें, यदि आप अपने गुर्दों की या किडनी की कार्यशीलता को दुरुस्त रख सकते हैं। और डेफिनेटली आप 15-20 मिनट अपने शरीर के लिए, योग के लिए निकालें। कपाल भाती, अनुलोम विलोम आप जरूर करें। तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका करने से डेफिनेटली आपकी किडनी की जो कार्यशीलता है वो मेंटेन रहेगी। और यदि कहीं किसी कारण से कार्यशीलता गड़बड़ा गई है, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है या आपको यूरिन में प्रोटीन आने लग गया, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। एक तो ये पुनर्नवा का प्रयोग एक बार का इसके पत्तों को किस तरीके से करना है, ये थोड़ा सा एक बार आप दोबारा बताइए।
फिर हम जोशी से जानेंगे कि नेचुरोपैथी में इसको किस तरीके से लें। इसलिए पुनर्नवा एक आम प्रकार का घास है जो यत्र सर्वत्र कहीं भी मिल जाएगा। आप किसी अच्छे किसान से या माली से बात करेंगे, वो आपको बता देगा। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको पुनर्नवा भी कह देते हैं, इटसिट पंजाबी से कह देते हैं, हरियाणा में यहाँ गदबड़ भी बोल देते हैं। आम घास है, ये खड़ा रहता है। तो इसको किस रूप में प्रयोग करना है, तो इसको सब्जी जब भी हम बनाते हैं, जैसे आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें पुनर्नवा के पत्ते डाल दीजिए, बड़ी टेस्ट आएगा उसमें। या दाल आपने बनाई है घर पे, मूंग की दाल बना रहे हैं, तो उसमें भी उसके पत्ते यूज कर सकते हैं। इसको डाइट में यूज करिए। या आप जैसे चपाती बनाते हैं तो पुनर्नवा को बॉयल करके उसको रस को, उसके रस से आप आटा गूंथ सकते हैं। या उसके पत्तों को अच्छे से बॉयल करके उसको आटा में, चपाती में भी यूज कर सकते हैं। या फिर उसका आप काढ़ा भी बना सकते हैं, डिकॉक्शन भी बना सकते हैं। ये पुनर्नवा और गोक्षुर है जिनका सर्वांग यूज होता है। सर्वांग का मतलब फल, फूल, पत्ते, मूल सब कुछ यूज होता है इनका। तो उसको डिकॉक्शन बना सकते हैं आप। काढ़ा बनाना सबसे आसान रहता है। जैसे आपने 10 ग्राम पुनर्नवा ली कहीं से भी, ये पंसारी से भी मिल जाती है आसानी से, तो उसको आप 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास शेष रह जाए तब उसको छान के उतार के पी सकते हैं। तो ये पुनर्नवा को किसी भी रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये पुनर्नवा मंडूर के नाम से एक आयुर्वेदिक औषधि आती है, जिसकी 2-2 टेबलेट सुबह शाम लें। या गोक्षुर आदि गुगुल, उसकी भी 2-2 टेबलेट लें, बहुत अच्छे इफेक्ट है इसके। और पुनर्नवा मंडूर की टेबलेट वो इसी पुनर्नवा से ही बनती है जी। ये दोनों टैबलेट एक साथ लोग ले सकते हैं। बाकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें एक बार। जितेंद्र साहब हैं तमाम आयुर्वेद उपचार नेचुरोपैथी, इनसे एक बार आप दिखा के सलाह लेंगे तो जरूर है। ये कॉमन औषधियाँ हैं जो उन्होंने बताई हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है ऐसे केसेस में कि जब तक आप किसी अच्छे फिजिशियन से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आज का सेशन देख के तो जो आप प्रयोग करेंगे वो तो आपको फायदा करने वाले हैं ही। चलिए चलिए डॉक्टर ये जोशी जी से भी अब जान लेते हैं किडनी के बारे में। जी। किडनी का जो है ये रोग गंभीर होता जा रहा है ना। ये इसकी संभावनाएं बढ़ रही है। और फिर इसकी जो किडनी फेलिवर जो हो रहा है, इसमें 5 से 10% ही मरीज अपना डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह करवा पा रहे हैं। बाकी के मरीज को ये चीजें नहीं मिल पा रही, इसलिए इनको कई विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है ना। तो इसका जो अंतिम उपचार है, वो डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट बहुत महंगे होते हैं। ये हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए सबसे बढ़िया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का पालन करें। किडनी को शुरू से अपन बचा के रखें। बहुत जरूरी है कि किडनी खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए। अब ये किडनी की बीमारी को रोकेंगे कैसे, तो अपने को किडनी को कभी अनदेखा नहीं करना है। तो इसमें हमको सबसे पहले अपने आप को फिट रखना है ना। डेली रूटीन में व्यायाम करें, अपना बीपी नॉर्मल रखें और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। इससे होगा क्या, इससे हमारा अपना किडनी फेलिवर का जोखिम बहुत कम किया जा सकता है। फिर हमें लेना है, इसमें बैलेंस डाइट लेना है। यदि हमें प्रिवेंशन करना है तो ताजे फल सब्जी आहार लें, है ना। उसमें त्याग क्या क्या करना है, शक्कर, है ना, एक्स्ट्रा फैट, मटन वगैरह, हमको दालें वगैरह अवॉइड करना है। और जिन लोगों की एज 40 प्लस हो गए हैं, उनको नमक की मात्रा कम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उनका बीपी वगैरह नहीं बढ़े और किडनी में भी पथरी की रोकथाम में फायदा मिले। अगर किडनी का रोग हो गया है तो हमको फल सब्जी पानी जो हमको रिस्ट्रिक्शन दिया उसका पालन जरूर करें, क्योंकि किडनी की समस्या आती है तो अकेले नहीं आती, ये लिवर और हार्ट को साथ में लेके आती है। तो कई बार हमें प्रोटीन डाइट भी कम करना पड़ती है। फिर अपना वजन कंट्रोल में रखें, है ना। स्वस्थ भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज से अपना वजन कंट्रोल में करें और किडनी फेलिवर से बचने में मदद करें। स्मोकिंग और तंबाकू के जो होते हैं उसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि धूम्रपान, स्मोकिंग करने से, है ना, जो किडनी फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये किडनी के रक्त
प्रभाव को कम कर देता है, जिससे होता क्या है किडनी के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। और ये लगता है कि उन लोगों की किडनी की संभावना ज्यादा रहती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। फिर ओटीसी दवाओं का अलर्ट रहे, हमेशा ओवर द काउंटर है ना, लंबे समय तक दर्दनाशक दवाइयां लेना, किडनी को नुकसान होने का भय रहता है। सामान्यतः जो दवाएं ली जाती है जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक है, नेप्रोसिन, ये किडनी को नुकसान पहुंचाती है ना। और फिर इससे होता है क्या है, हमारी किडनी फेलियर हो जाती है। तो हमेशा ही ध्यान रखना, दर्द को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूर ले और अपनी किडनी को खतरे में न डालें। पानी खूब पिए, ये उनके लिए बोल रहे हैं जिनको प्रिवेंशन करना है। तो रोज 2 से 3 लीटर पानी, 10 से 12 गिलास पानी पीना है। पर्याप्त पानी पीने से पेशाब खुल के होगा और किडनी के अंदर शरीर में जो भी विषाक्त वो है वो बाहर निकल जाएंगे, किडनी पे लोड नहीं आएगा। पर यदि किडनी रोग हो गया है तो उसमें भी पानी का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि यदि किडनी का रोग है, इसका मतलब किडनी बराबर काम नहीं कर रही है, तो हमको पानी को कम मात्रा में करना पड़ेगा। पर यहाँ एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, एक किडनी जो अंदर 2 है ना, भगवान ने 2 किडनी बनाई है और कई लोग एक किडनी पे भी जिंदा हैं, जिनको बाय बर्थ, इंदिरा गांधी की जन्म से एक ही किडनी थी। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि किडनी पे लोड नहीं आए, इसके लिए आप पसीने वाली रोज क्रिया करें। अगर आपको रेगुलर पसीना आ रहा है तो आपको किडनी पे कभी भी नुकसान नहीं होगा। और जिनकी डायलिसिस चल रही है वो यदि सन बात ले लें तो उनका वो मिनी डायलिसिस को उसको हम बोलते हैं। फिर किडनी का रेगुलर चेकअप कराते रहें, क्योंकि किडनी और कैंसर ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो हारने के बाद मालूम पड़ती है। बाकी की बीमारियां तो हमको पहले मालूम पड़ जाती है कि ये बीमारी आने वाली, तो हम उसकी तैयारी कर लें। पर क्या होता है, 2 किडनियां होती है, एक किडनी काम करती है, एक आराम करती है। जब दूसरी काम करती है तो पहली आराम करती है, तो जब खराब होती है तो एक खराब हो गई तो दूसरी वर्क कर रही है, दूसरी भी खराब हो गई तो वो क्रिटिकल पोजीशन बन जाती है। इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है, बीपी शुगर का हमारा चेकअप कराते रहे है ना। और 40+ हो जाए तो अपनी किडनी की भी जांच कराते रहें। फिर किडनी का प्रारंभिक लक्षण क्या है, निदान क्या है, तो हमेशा सतर्क रहना है कि किडनी की बीमारी के लक्षण को अनदेखा न करें। चेहरे पर और पैरों में भी स्वेलिंग आ रही है, पूरी बॉडी की स्वेलिंग नहीं बताई मैंने, पैर के पंजे में वो चेहरे पे सूजन आ रही है, खाने के प्रति अरुचि है, उल्टी हो रही है, उबकाई आ रही है, खून में फीकापन आ रहा है, लंबे समय तक थकावट हो रही है, सोते टाइम बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब में तकलीफ होना, ये सब किडनी के रोगों के लक्षण है। तो क्या करना है, ऐसी तकलीफ जब भी हो तुरंत वो कराएं जांच, और है ना, और पेशाब में प्रोटीन जाता हो, खून में क्रिएटिन की मात्रा वृद्धि हो गई हो, किडनी के संकेत, तो ये सब हमको इसकी रोकथाम के लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगी। फिर यहाँ जिनको भी डायबिटीज है कि मरीज को बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि किडनी की बीमारी की रोकथाम सभी डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत आवश्यक है। तो दुनिया भर में जितने भी प्राणिक किडनी फेलियर के केस है उसमें अधिकता डायबिटीज पेशेंट की है। डायलिसिस में आने वाले क्रोनिक किडनी डिसीज वाले हर 3 मरीज में एक किडनी का फेल होने का कारण डायबिटीज रहा है। उनको डायबिटीज का भी है ना, तो डायबिटीज के मरीज हमेशा दवा टाइम पे लें, परहेज करें, और हर 3 महीने में बीपी और अपने प्रोटीन की जांच कराएं ना। ये चीजें हमको कराना पड़ेगी। यदि ये हमने कर लिया तो किडनी की रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर हाई बीपी के जो मरीज हैं उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हाई बीपी का भी जो हाई बीपी है क्रोनिक किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो अधिकांश मरीज जो होते हैं ना, उनको यदि हाई बीपी के लक्षण नहीं है तो कई बार मरीज ब्लड प्रेशर की दवा लेना बंद कर देते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं।
तो ऐसे मरीज जो लंबे समय तक हाई बीपी का दवा लेते आए, उनको अचानक में दवा नहीं बंद करना है, या उसके साथ में अपना कुछ उपचार जरूर लेना है। कुछ मरीज इलाज अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि वे दवा के बिना अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक है ना। तो हमको किडनी फेल्यूर, दिल का दौरा, इनकी संभावना होती है, तो बीपी का भी ध्यान रखें। फिर उनको एक विशेष सावधानी रखना है, इनको सख्ती से खान पान में परहेज, नियमित जांच, दवा का सेवन हो, तो किडनी की खराब भी हो गई हो तो ये प्रक्रिया धीमी धीमी ठीक हो जाती है, और डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत को टाला जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। और इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। यहाँ तक कि जिनका क्रिएटिनिन 8 से 10 है, उनको भी फर्क पड़ा है, क्योंकि ऑपरेशन इलाज नहीं है। क्योंकि क्रॉनिक किडनी फेल्यूर के मरीजों को किडनी के नुकसान से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बीपी को कंट्रोल करना, उसका चार्ट बना के रखें, है ना। ये चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगी। जी डॉक्टर भाई, अब यहाँ एक चीज जो मुझे जोड़ना है, वो कुछ सवाल है ऐसे जो लोगों के मन में आते हैं और जो अक्सर लोग पूछते हैं, तो उन सवालों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, है ना। तो उसमें जो सबसे पहला सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि किडनी के सभी रोग गंभीर होते हैं क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, नहीं, किडनी के सभी रोग गंभीर नहीं होते हैं, परंतु उसका यदि ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो किडनी के रोग ठीक भी हो जाते हैं। अधिकांश मामले जल्दी ठीक हो जाते हैं, और अगर बीमारी हो गई तो बीमारी भी धीरे धीरे उसकी प्रगति को रोका जा सकता है। फिर एक लोगों का सवाल होता है, किडनी फेल्यूर एक ही किडनी खराब होती है क्या? है ना, नहीं, दोनों किडनी खराब होती है। जो मैंने बताया कि एक किडनी वर्क करती है, एक आराम करती है, एक वर्क करती है, दूसरी आराम करती है। तो हमको खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा को चेक करते रहो। जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो शरीर का अनावश्यक कचरा जो किडनी द्वारा साफ नहीं होता है, वो उसके कारण यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा हमको किडनी फेल्यूर का मालूम हो जाता है, पर किडनियां दोनों खराब, ठीक है। गलत धारणा क्या है, किडनी के किसी भी रोग में शरीर में स्वेलिंग आना क्या किडनी फेल्यूर का संकेत है? नहीं, सिर्फ चेहरा और पंजे पे यदि स्वेलिंग आ रही है तो वो किडनी फेल्यूर का संकेत है। अगर पूरे शरीर में स्वेलिंग है, आप कैल्शियम की जांच करा, हेमोग्लोबिन देखो, वो करते हैं, है ना। ये चीजें हैं। किडनी के बीमारी वाले सभी मरीजों को पानी खूब पीना चाहिए, इससे लोगों की धारणा है। नहीं, क्योंकि अगर किडनी का रोग है तो कम पेशाब, हमको क्या करना है, पानी का संतुलन बनाए रखना है। जिनको किडनी फेल्यूर हो गया है उनको पानी कम पीना है। हाँ, यदि हमें पथरी है, किडनी में पथरी है, तो पथरी के केस में हम ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। फिर लोगों की कुछ धारणा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, है ना, मुझे किडनी की बीमारी नहीं है। तो ये हमारी गलत फहमी है। जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है ना, ये प्रारंभिक रूप में कोई लक्षण आते ही नहीं, है ना। लेबोरेटरी में जब असामान्य रिपोर्ट हमको मिलती है तो हमको समझ में आता है कि हमारा किडनी फेल हो गया है, फेल्यूर की तरफ जा रहा है। तो हमें, मैं स्वस्थ हूँ नहीं, हमको देखना है पंजे में स्वेलिंग तो नहीं है, चेहरे में स्वेलिंग तो नहीं है, डायबिटीज बीपी अपना चेक कराते हैं, ठीक है। खून में क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी अधिक है पर तबीयत ठीक है, तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? ये लोगों का बहुत आम सवाल है। तो ये ख्याल बहुत ही गलत है। कई प्रकार की किडनी की बीमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बिना देरी किए किसी भी आयुर्वेदाचार्य या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास परामर्श के लिए जाना चाहिए। जी, अब हमेशा, अभी जैसे डॉक्टर जितेंद्र आर्य गिल जी ने भी अभी
बात किया सीरम क्रिएटिनिन। तो ये सीरम क्रिएटिनिन क्या है ना, आमतौर से हम ये देखें जब क्रिएटिन की मात्रा है ना यदि बढ़ रही है 8 से 10 मिलीग्राम प्रतिशत हो गई, इसका मतलब दोनों किडनी खराब हो गई। अब 8 से 10 इंतजारी क्यों करें, 1 पॉइंट के ऊपर जहां गया, हमको जहां लग रहा है 1.6 से ज्यादा गया, हमको किडनी की तरफ सोचना विचारना। डायलिसिस, एक बार डायलिसिस कराने पे क्या बार बार डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है? नहीं। एक्यूट किडनी फेल्योर जिनका है, इनको कुछ डायलिसिस कराने के बाद किडनी वापस काम करने लग जाती है। तो ये गलत धारणा है कि एक बार डायलिसिस कर ली बार बार डायलिसिस करना पड़ेगी, है ना। ठीक है, डायलिसिस द्वारा किडनी फेल्योर को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। डायलिसिस जो है ये केवल हमारे अंदर से जो डिपॉजिट टॉक्सिन बाहर निकाल रही है, किडनी की विफलता, किडनी का फेल्यूर। तो डायलिसिस किडनी का इलाज नहीं है, उसके लिए हमको हमारी औषधि वगैरह लेना ही पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ चीजें थी। फिर एक जो आम सवाल जब किडनी फेल्यूर का आता है, तो किडनी जो ट्रांसप्लांट होती है, तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे को किडनी नहीं दे सकते क्या? भाई बहन नहीं दे सकते क्या? इसमें एक चीज हमें क्या ध्यान रखना, नहीं ऐसा नहीं है। एक जैसी रचना के केमिकल वो मिल रहे हैं, तो हम स्त्री या पुरुष कोई भी किडनी दे सकता है। पर यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर फैमिली की किडनी होती है वो स्वीकार जल्दी होती है। यदि हम बाहर से किडनी खरीदते हैं, आजकल किडनी खरीदना एक अपराध हो गया है, अपराध है ना। सबसे अच्छा है कि परिवार से लेते हैं, और जो किडनी खरीद के ली जाती है उसकी संभावना टिकने की बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सारी गलत धारणा है, उनको हमको निकालना है, दवाइयाँ टाइम पे लेना है, और किडनी के रोग को अलर्ट होना है। और प्रारंभिक लक्षण ये पकड़ लो, आपका बीपी हो रहा है ना, तो 30 साल की एज में भी बीपी बढ़ रहा है तो चेकअप करा लो। ये कुछ छोटी छोटी ये डॉक्टर में बिल्कुल ये सारी चीजें करनी है। अब इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो वो जाके दिखा सकते हैं। और क्या चीजें हो सकती है डॉक्टर जिल साहब हैं सर, और क्या चीजें अपनाई जा सकती हैं? अगर ये तो प्रिकॉशंस हो गए, अब किडनी जिनको हो गई है, किडनी का कोई दिक्कत आ गई है, वो कैसे करें, किस तरीके से वो कैसे करें? बताया कि किस प्रकार से पोटासियम रिच डाइट नहीं लेनी, या पसीना ज्यादा से ज्यादा निकालिए ताकि आपकी किडनी की कार्यशीलता बनी रहे। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही गहरी बात बताई कि सन बाथ बहुत इफेक्टिव चीज है। सन बाथ के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से यदि आप अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ी देर सूर्य की उसमें रहते हैं तो वो भी बहुत एक प्रकार से मिनी डायलिसिस का काम करता है, डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज है। तो इन छोटी छोटी चीजों को यदि हम जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो आपको किडनी फेलियर की नौबत तक आना ही नहीं पड़ेगा। और विशेष रूप से जो एक्सेसिव यूज ऑफ डिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, या कोई भी दर्द हुआ तो हम दर्द की दवाई खा लेते हैं, इस चीजों पे हमें लगाम लगानी पड़ेगी। हमें थोड़ा बहुत इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अननेसेसरी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन है या कोई भी अन्य डाइट लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखाती है। और शरीर के अंदर कोई भी चीज आप डालते हैं तो आप वो कोई ना कहीं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको शरीर से एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से बाहर निकालने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विशेष रूप से जो अल्कोहल पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी कि इसको मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि ये आपके लीवर को और किडनी को दोनों को डैमेज करने का काम करती है। तो अगर यदि आप 15-20 मिनट, यदि 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट डेली देते हैं तो आपके लीवर, किडनी या इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आपके सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। और ये ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। किसी भी ऑर्गन पे बर्डन आएगा तो ऑटोमेटिकली, जैसे आपकी किडनी फेलियर हो जाएगी तो हार्ट पे भी इफेक्ट आएगा उसका। ये इंटर रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। तो यदि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं तो ये
आपके हाथ में है कि आप डाइट का ध्यान रखें। और यदि आप डायलिसिस पे चले भी गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। डायलिसिस क्या है कि एक टेम्परेरी फेज है, एक बार आप किडनी फंक्शन नहीं कर रही तो हम मशीन के माध्यम से ब्लड को प्यूरिफाई करके पेशेंट्स का ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल ले आते हैं। तो डायलिसिस को भी धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। आप किसी कुशल आयुर्वेदिक डॉक्टर की शरण में जाइए। और विशेष रूप से मेरी प्रार्थना रहेगी कि यदि आप गोक्षुर आदि गुग्गल और पुनर्नवा मंडू, ये मेडिसिन तो आप बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के भी आप इनको यूज कर सकते हैं। गोक्षुर आदि गुग्गल और पुनर्नवा मंडू बड़ी सेफेस्ट मेडिसिन है किडनी के लिए। आपको गुर्दे की पथरी हो, आपको ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग करने से आपकी गुर्दों की या किडनी की कार्यशीलता धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। और बहुत ज्यादा यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक कंसल्टेशन, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें तो आपको किडनी की समस्या से डेफिनेटली निजात मिल जाएगी। और एलोपैथिक में भी बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे फ्लूसामाइड है, डाइट्रोल प्लस आजकल वो किडनी से एक्सेसिव फ्लूइड निकालने के लिए देते हैं, तो वो मेडिसिन भी हमें साथ रखनी पड़ती हैं, कई बार उनका भी यूज जरूरी हो जाता है। तो आप एक अच्छे चिकित्सक की राय लेके चलेंगे तो किडनी की सभी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। और जहां तक किडनी ट्रांसप्लांट की बात डॉक्टर साहब ने बताई, इसमें सक्सेस रेट, किडनी ट्रांसप्लांट में सक्सेस रेट फिर भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे रेट है किडनी ट्रांसप्लांट के। लेकिन लीवर में ट्रांसप्लांट रेट के बहुत कम सक्सेसिव रेट है। तो यदि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ब्लड डोनेशन से ही किडनी लेंगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी और ज्यादा इफेक्टिव है, और वो लीगलाइज्ड है इंडिया में। अगर आप किसी और से लेते हैं तो इलीगल है, तो उससे तरह तरह की सजा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि आप ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो आप अपने फैमिली रिलेशन में ही इसको ट्रांसप्लांट करवाएं तो ज्यादा अच्छा। एक क्वेश्चन है पहले तो कि अगर किसी को किडनी का कोई इशू हो गया है, मान लीजिए उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, तो क्या वो ये कपालभाति और ये सारे जो चीजें बताई हैं ये कर सकते हैं? दूसरा, जब हम किडनी के जैसे किडनी के इशूज में हम बोलते हैं कि पानी कम पीना है, तो क्या उन लोगों को पसीना निकालना सेफ रहेगा? जी जी डॉक्टर। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, जिनकी ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ वो भी कर सकते हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, वो अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करें। कई बार डायलिसिस वाले पेशेंट्स में एचबी बहुत कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उनकी शरीर की कैपेसिटी नहीं होती करने की, तो वो अपने शरीर को देखे। अगर वो बैठ के नहीं कर सकते तो लेटे लेटे कर सकते हैं। और कपालभाति थोड़ा धीमी गति से करें, बहुत धीमी, बहुत स्लो स्ट्रोक मारे उसके। और किसी अच्छे योगाचार्य से संपर्क करके आप उसके निरीक्षण में 1-2 दिन कर लें, और लेट के भी अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका किया जा सकता है। तो आप इस सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या क्वेश्चन था आपका दूसरा सर? पसीने को लेके कि पसीना निकालना कितना सेफ है? हाँ, पसीना निकालने को लेके ये आपने देखना है। यदि आप डायलिसिस पे हैं और आपको एडवाइस, डाइटरी एडवाइस देते हैं, विशेष से किडनी के पेशेंट्स को डाइट चार्ट मिलता है, साथ में ये चीजें खानी है, ये नहीं खानी, जैसे कि सफेद नमक इसमें अवॉइड करना चाहिए, सेंधे नमक का यूज करना चाहिए, तो वो जो डाइटरी इंस्ट्रक्शंस मिलती है उनको आप फॉलो करें। कई बार इसमें हम एक्सेसिव फ्लूइड नुकसानदायक रहता है, तो पेशेंट्स को बता दिया जाता है कि इतना ही पानी पीना है दिन में, तो आप उन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आप डायलिसिस पे हैं तो उस समय आपको पसीने निकालने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी शरीर की कैपेसिटी नहीं है। जितना भी आप फिजिकल वर्क करेंगे उतना ही मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होगा और उतना ही आपका ब्लड क्रिएटिनिन और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो इस ऐसी सिचुएशन के दौरान पेशेंट्स की कैपेसिटी नहीं होती। जो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाते हैं वो फिजिकल वर्क करने के काबिल या एक्सेसिव पसीना लेने के काबिल नहीं रहते। जैसे धीरे धीरे उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी, पुनर्नवा मंडूर से, गोक्षुर आदि गुग्गल से एचबी लेवल बढ़ जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगी, तो वो धीरे धीरे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका भी कर पाएंगे और अपने शरीर की पसीना वगैरह लेने की सिचुएशन भी उनकी ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा सा शुरू में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा लीजिए, उसके बाद फिर आप ऐसा कीजिए। और जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया और वो डायलिसिस पे नहीं है, तो क्या वो पसीना निकाल सकते हैं? बिल्कुल, वो निकाल सकते हैं। वो कपालभाति भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, भस्त्रिका भी कर सकते हैं। अगर वो डायलिसिस पे नहीं गए
अगर आप डायलिसिस पे नहीं गए तो फौरन रूप से, अगर आपका ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है, सपोज करो 15 से 40 तक ब्लड यूरिया की नॉर्मल वैल्यू है, यदि आपका ब्लड यूरिया 50 या 60 पे गया हुआ है, या सीरम क्रिएटिनिन 1.5 से थोड़ा सा ऊपर 2 तक गया हुआ है या 3 तक गया हुआ है, तो आप गोक्षुरादि गुगुल और पुनर्नवा मंडूर तो आज से ही शुरू कर दो 2 टेबलेट, 2 सुबह 2 शाम, 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम खाइए। पुनर्नवादी क्वाथ भी ले सकते हैं आप, इसमें अरक पुनर्नवा भी ले सकते हैं, अरक मकोई भी ले सकते हैं साथ में। ये बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जैसे ही आप लेना शुरू करेंगे विद इन 2 डेज, 2 दिन में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप डेफिनेटली शुरू कर दें जैसे ही आपको ये लगे कि आपकी किडनी की कार्यशीलता कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी आपको डाउट रहता है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन की आप सलाह ले लें। और विशेष रूप से मेरी प्रार्थना है कि आजकल मार्केटिंग का जमाना है, तो बहुत से लोग पैक्स भी बैठे हैं जो तरह तरह के प्रचार करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उनको आप थोड़ा सा बचें उन लोगों से, क्योंकि आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी बदनामी का कारण है, आयुर्वेद आज जो प्रोपोगेट नहीं हो पाया, कि वो ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने इसको एक व्यवसाय के रूप में यूज किया और तरह तरह से स्टेरॉइड पीस के, आजकल आम मार्केट में आप देखेंगे आयुर्वेद के नाम पे स्टेरॉइड पीस के दे देते हैं, तरह तरह की ऐसी एलोपैथिक दवाइयां पीस के देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास उठ गया था आयुर्वेद। वरना आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, वरना जितनी भी क्रॉनिक डिजीज में बहुत अच्छे से इफेक्ट दिखाते हैं। तो आप अच्छे किसी ऐसे चिकित्सक से मिले जो चिकित्सा को व्यवसाय न मार के सेवा का माध्यम समझता हो, और उसके संपर्क में आके यदि आप अच्छे से आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे तो मेरा मानना है कि किडनी की समस्या से निजात पाई जा सकती है। जी जी मैं बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये ठीक है, यहीं पे एक जो आपने सर सनबाथ का बोला, तो क्या सनबाथ लेके भी पसीना निकालना सेफ रहेगा? और दूसरी चीज, लोग आजकल एक केस मेरे पास आया जिसमें उनको किसी ने स्टीम बाथ के लिए सजेस्ट किया, जिनका कैटना लेवल 8 पे था। तो क्या ये चीज सेफेस्ट है? जी जब मैं यहाँ एक जरूर बोलना चाहूंगा, जो लोग किडनी फेल्यूर हैं और डायलिसिस चल रही है, ये लोग एक्सरसाइज करके या कुछ भी थका देने वाली क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि उतनी उनकी बॉडी में ताकत नहीं रहती। क्योंकि सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 1 बार डायलिसिस हो रही है, तो वो पीरियड इनके लिए बहुत पेनफुल होता है, डायलिसिस से जाने वाला और डायलिसिस से निकलने वाला। तो इस केस में ये जो सबसे बढ़िया जो आपने बताया है, स्टीम बाथ जो देते हैं, अगर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से उनको स्टीम बाथ दिया जाए, और जो आपने क्वाथ बताए जो भी उसके अंदर स्टीम में डाल के उनको दिए जाए, और जब भी स्टीम बाथ दी जाए तो वहां पे कोच या जो भी उसका परिचित है वो वहीं मौजूद रहे, ताकि कोई उपद्रव होने का पहला संकेत होता है, उसे अनइजीनेस लगेगा तो बाहर निकाल देंगे। इसीलिए हम स्टीम बाथ की बजाय सन बाथ प्रमोट करते हैं। सन बाथ क्या है? सुबह की धूप में यदि हम सन बाथ ले रहे हैं तो वो कैल्शियम के लिए होता है। हमको किडनी के लिए लेना है तो प्लास्टिक की थैली आती, पारदर्शी प्लास्टिक की थैली 6 फीट लंबी होती है, उसमें आदमी को पूरा उतार के गले के नीचे पूरा पैक कर दिया जाता है और धूप में लिटा देते हैं, नीचे कुछ आसन बिछा देते हैं। तो धूप पड़ती है बॉडी पे, और वो क्योंकि पन्नी के अंदर पैक है, उसको पसीना बाहर निकल जाता है, उसके ये रोम खुल जाते हैं। रोम मतलब एक किडनी है साफ है। तो हमको यदि किडनी पेशेंट है तो उसको अपन सनबाथ देना है, पन्नी वाला सनबाथ, वो नहीं जो सामान्य लेते हैं धूप में जाके बैठ जाओ, धूप में जाके लेट जाओ, वो सनबाथ होता है मात्र कैल्शियम पूरी करेगा, पर वो क्रिएटिन यूरिया साफ नहीं करेगा। यूरिया क्रिएटिन के लिए ये जो असंख्य किडनी हमारे में मौजूद है, इसको हम रोम को बोलते हैं, इसको से पसीना निकालना बहुत जरूरी है। और मैंने तो कई किडनी पेशेंटों को स्टीम बाथ भी दिया है, सन बाथ भी दिया है। मैं जो नेचुरोपैथी में आया हूँ, नेचुरोपैथी में मेरा आने का कारण, मेरे परिवार में एक बच्चे को किडनी फेल्यूर हो गया था, उसकी वजह से मैंने उस परिवार में उतार चढ़ाव देखे, तो मैंने ये निश्चय दिया कि मुझे कैसे सीखना है जो आम आदमी के लिए ये किडनी के रोग में हम दे सकते हैं।
बेसिक रोग में ये ध्यान रखना है, जो हमको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है उसका पालन करेंगे किडनी फेलियर के बाद तो बहुत फायदा। पर बात का इंतजार क्यों करते हो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शुरुआत के लक्षणों में भी ध्यान रख लें कि पानी पर्याप्त पिए, पेशाब को रोके नहीं, है ना। और फिर जो हमारे जो पेट के पीछे का भाग है किडनी का, तो दोनों पैरों पे भी आप चलाओगे या वॉकिंग करोगे, जॉगिंग करोगे तो किडनी की मसाज भी हो जाती है। बहुत अच्छी चीज है। फिजिकल में सामान्य एक्सरसाइज करो, तो बोलते हैं दोनों हाथों का संचालन, पैरों का संचालन, फिर खाना चबा चबा के खाओ। और एक बार यदि डायलिसिस आ गए, फिर हम मेडिसिन आदि हो जाती है, डायलिसिस बढ़ती जाती है बीमारी। तो इसमें आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी को साथ साथ में अपना कर अपने चिकित्सक को विश्वास में लेकर हम पे विजय पाई जाती है। बिल्कुल सर, तो यहाँ यही है कि स्टीम बाथ को लिया जा सकता है किडनी के केसेस में क्रिएटिनिन लेवल में। और जो सन बाथ है, ये क्वेश्चन था अभी किसी का, तो इसलिए मैं आपके सामने लाया कि इनके लिए सेफ है कि नहीं। क्रिएटिनिन लेवल उनका 8 है, ये ऐसा उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है हमसे। और स्टीम बाथ के लिए सजेस्ट किया गया है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा सन बाथ तो लेना है, वो पन्नी में लेना है। क्या इससे स्टीम बाथ या सन बाथ से पहले कुछ पानी पी सकते हैं या कुछ और प्रिकॉशंस के बारे में? तो सबसे पहले हमको डू और डोंट्स, उसको बहुत ध्यान रखना है। जब भी हम पसीना लाने की क्रिया कर रहे हैं, चाहे हम सन बाथ ले रहे हैं या स्टीम बाथ ले रहे हैं, तो हमको पहले थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, गर्म पानी पीकर बैठना है, ये नियम। यूरिन का त्याग करके बैठना पड़ेगा, पानी पी के बैठेंगे, यूरिन का करेंगे। और माथे पे ठंडी पट्टी, यदि हम सन बाथ ले रहे हैं तो माथे पे ठंडी पट्टी, स्टीम बाथ ले रहे हैं तो माथे पे ठंडी पट्टी। और जब भी हमें अनइजीनेस लग रहा है, उसका पहला लक्षण होता है जब भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे एक्स्ट्रा लोड आता है तो हमें अनइजीनेस लगता है। पर हम लोग क्या करते हैं, नहीं आप तो कर लो, कुछ नहीं होगा, मैं वो नहीं करना है किडनी पेशेंट के साथ। अगर वो बोल रहा है कि मुझे अनकंफर्ट लग रहा है, मुझे निकलना है, बिल्कुल उसको निकालो, निकाल के बोले भैया स्नान कर ले, स्नान सामान्य पानी स्नान करा दो, तो पानी पी के बैठना है। फिर ये होने के बाद फिर आधा गिलास नॉर्मल पानी पी के, पर ठंडे पानी का स्नान मस्ट है। ठंडे पानी का मतलब सामान्य पानी का स्नान। जी दोनों के बाद, स्टीम बाथ और सन बाथ दोनों के बाद करना है। जी 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 जी। कटी स्नान के एक इसमें होता है, पर क्या होता है, कटी स्नान का टब हर जगह अवेलेबल नहीं होता है ना। तो इसमें कटी स्नान सबसे बेस्ट होता है। अंदर जो बीच के भाग का सबसे बढ़िया ये संजय सब दूर है, और प्लास्टिक की थैलियां हर जगह मिल जाती है। 2.5 मीटर की पन्नी ले लो और उसको एक तरफ से वो पैक कर देगा, है ना। तो 2 मीटर लंबी और 3-4 फीट चौड़ी सफेद रंग की पन्नी में अपने आप को अंदर उतार दो और बाहर किसी को पैक कर देगा। पानी पी के लेटो धूप में, 2-3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पसीना आने लगेगा और इतना हल्का लगेगा। बाकी मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके पसीना लाओ, नहीं तो जिम में जाके पसीना बहाना पड़ेगा। साइकिल चलाओ, नहीं तो जिम में जाके साइकिल चलाना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को जरा सा पसीना या पंखा चालू कर दिया, जरा सा पंखा एसी चालू कर दिया, तो हमें पसीने के थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। ये चीजें तो किडनी का कभी रोग आएगा ही नहीं, है ना। और एक्स्ट्रा मेडिसिन की आदत डालो, है ना। फिर जो लोग कई लोग बिना पानी के दवा लेते हैं, है ना। फिर उनका हार्ट डिजीज, किडनी, हार्ट और लीवर तीनों भाई बहन है, एक खराब हुआ तो दोनों पे लोड आता है। जब भी दवाई लो, दवाई के साथ 1 गिलास पानी जरूर लो या 1 कप गर्म दूध या गर्म चाय जरूर लो। और सबसे बढ़िया इसमें आयुर्वेद मतलब सब मेन रूट है आयुर्वेद। वहाँ कोई अच्छी किताब है
ने बताया हमें प्रोफेशनल लोगों से बचना है, सेवाभावी लोग नहीं दिख रहे इसमें, तो आपका उद्धार है निरोगी। जी जी बिल्कुल, और इस तरह का ध्यान रखना है। दिन रात धनबाद लेते वक्त सर पे पट्टी जरूर रखनी है। ये जो उन्होंने पूछा उनके लिए उनको आंसर मिल गया। हमारे साथ आरती जैन है, जयंती लाल भाटी जी हैं, गावी विजय, नीता गुप्ता जी, पुष्पा अग्रवाल जी और हिस्मत राय, कई सारे लोग हैं जिन्होंने कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आपके नेक्स्ट सेशन की जो डिमांड है वो है पेट को कैसे खुश रखें, इस पे लोग जानना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, अगले सेशन में इसको भी लाएंगे। आज के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है सारे क्वेश्चन को लेने की, फिर भी जो कोई रह जाता है तो आप कमेंट में करिएगा, नेक्स्ट सेशन में वो भी आंसर करेंगे। जी गिल साहब और क्या जोड़ना चाहेंगे आज आप? कल जो सेशन होने वाला है कल जी इंटरनेशनल नेचुरोपैथिक डे वाला, उसमें इनके हर सवालों का जवाब आई होप मिल जाएगा। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कल का सेशन मिस नहीं करें, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है और मैं उसमें बहुत तैयारी कर रहा हूँ, है ना। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और डॉक्टर जितेंद्र जी अपने साथ हैं, और कभी कुछ भी हो तो अपन इनसे उसके बारे में, औषधि के बारे में जो आपने औषधियाँ बताई है उसको एक बार फिर से रिपीट कर दें, जो हमको औषधियाँ लेना है। अगर पंजी और स्वेलिंग आ रही है, किडनी का लक्षण भी आ गया, आप गोक्षुर, पुनर्नवा और वरुण आदि, ये 3 आम कॉमन, एक तो पेड़ है वरुण आदि तो, और गोक्षुर और पुनर्नवा आम खरपतवार है जो आम यत्र सर्वत्र कहीं भी उग जाती है, किसी भी पार्क में जाएंगे, खेत में जाएंगे, आपको मिल जाए। इनको अपने भोजन में किसी भी रूप में व्हाटएवर यू लाइक, आप इनकी सब्जी बनाइए, चपाती बनाइए, क्वाथ बनाइए, पाउडर बना के यूज कीजिए, डिकॉक्शन बनाइए, व्हाटएवर यू लाइक, जिस भी रूप में आपको उचित लगे आप इनकी चटनी बना के खाइए। और मक्की के बाल, जो गुट्टा होता है, जो हेयर्स होते हैं मक्की के ऊपर, वो बड़े कारगर है किडनी की फिल्टरिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, विशेष रूप से जो नेफ्रॉन है उसकी कार्यशीलता बढ़ाने के लिए। उसको भी आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप उसकी डिकॉक्शन बना सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं बहुत अच्छी। पत्थर चट के 5-4 पत्ते लें और थोड़ा से मक्की के बाल लें हरे हरे, उनको अच्छे से रगड़ के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, नींबू डाल के बहुत अच्छी चटनी बन सकती है। तो इसी प्रकार से इनको सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इनको आप प्रयोग कीजिए। और मेडिसिन जो मैंने बताई, गोक्षुर आदि गुग्गल बहुत इफेक्टिव है। किडनी के पेशेंट सफेद नमक की बजाय सेंधा नमक यूज करें। और पुनर्नवा मंडूर बहुत इफेक्टिव है। अरक मकोए, अरक पुनर्नवा, ये पुनर्नवा वही है, उसी घास का अरक बनता है। तो अरक पुनर्नवा भी आप ले सकते हैं सुबह 4 चम्मच खाली पेट, या अरक मकोए ले सकते हैं। और इसके साथ साथ वसंत कुसुमाकर रस एक रस औषधि है, लेकिन ये जितनी भी रस होती हैं ये किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में लेगी, क्योंकि इनमें हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किडनी में जितनी भी मेटालिक भस्में हैं वो कम से कम शस्त्रपुटी भस्म होनी चाहिए, ताकि वो इतने अच्छे तरीके से काम करे कि किडनी की कार्यशीलता को बढ़ा पाए। कई बार अपक्व भस्म होती हैं, जैसे कई बार ऐसी भस्में होती हैं जो पूर्ण रूप से उनका पाक नहीं हो पाता या कम पुट दिए गए होते हैं उनमें, तो उनसे हमें बचना है। तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपकी किडनी की समस्या जानते ही डेफिनेटली ऐसी ही रसौषधियां देगा या ऐसी ही भस्में देगा जो शस्त्रपुटी होंगी। तो इसका ध्यान रखें। लेकिन जो गोक्षुर है, पुनर्नवा है, वरुण है, मक्की के बाल है, पत्थर चट है, ये तो डाइटरी चीजें हैं, इनको तो आप भोजन में वैसे ही शामिल कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप डायबिटिक नहीं है तो गन्ने का रस है, बहुत इफेक्टिव है किडनी की समस्या में। या मूली का प्रयोग आप ज्यादा कर सकते हैं, मूली का रस भी पी सकते हैं, या मूली को किसी भी रूप में, सलाद के रूप में, भोजन के रूप में। लेकिन विशेष रूप से व्हाइट नमक ना यूज करें, सेंधा नमक यूज करेंगे तो किडनी के पेशेंट्स को पोटासियम और जो सोडियम की जो समस्या है वो भी थोड़ी सी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी ध्यान रखना है। और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको किडनी की दिक्कत नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपके आंसर सब करेंगे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे। और दूसरी चीज, जो कल का सेशन है उसको जरूर अटेंड करें। और कल हम किडनी पे और ज्यादा बात करेंगे। किडनी के साथ हमने आज नेचुरोपैथी, होलिस्टिक हेल्थ और आयुर्वेद समझाए, कल हम समझेंगे एस्ट्रोलॉजी। तो कल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किडनी के बारे में बात करेंगे। कल शाम को 5 से 4 जुड़िएगा। और शाम को 7:30 बजे नेचुरोपैथी डे की तैयारियां हमारी टीम कर रही है, और उसको लेकर डॉक्टर ये जोशी जो
लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, वो जरूर आप लोग अटेंड करें। उसमें आपको कई सारे सवालों के कल जवाब मिलेंगे। तो आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज आप लोगों ने लोगों को किडनी को खुश रखने के तरीके आज बताए हैं, और जाहिर सी बात है आज किडनी लोगों की खुश रहेगी तो लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक रहेंगी। अगले किसी टॉपिक पे जरूर आप लोग को जोड़ेंगे। आज के जो मैं देख रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, उन सब के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना ज्यादा शेयर किया है, पूछे हैं क्वेश्चन, जिससे कभी आप पूछते हैं तभी आपकी वजह से और लोगों को भी आंसर मिल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।